हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौतम फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास हम ले रहे हैं सुपरपोजिशन और कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल के लिए। बोला भी था और आज हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। पहले एक छोटा सा सवाल शुरू करते हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट नीट और स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा ध्यान से। टू चार्जेस 4Q एंड 2Q, ये क्या लिखा है? 4Q चार्ज, यानी 4Q चार्ज दोनों पॉजिटिव हैं। 4Q एंड 2Q आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी दो चार्जेस, एक 4Q और ये 2Q कूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। कितना डिस्टेंस है? 1 मीटर। ठीक है। वेयर, यहां पे कॉमा होगा, वेयर द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, यानी कहां हम तीसरा चार्ज रखें, so that the system is in equilibrium, ठीक है, यानी ये सिस्टम बैलेंस रहे, यानी हम कहाँ ये तीसरा चार्ज रखें जो ये सिस्टम को बैलेंस करके चले। जरा देखते हैं इसको, कहाँ ये हम तीसरा चार्ज रखें। मान लो हमने यहाँ रखा, देखो क्यों बोला ये सिस्टम बैलेंस रहे। अब देखिए, अगर ये सिस्टम में आपने चार्ज रखा और कहीं डिस्टर्बेंस हो गया तो ये सिस्टम बैलेंस नहीं रहेगा। किसी एक तरफ, अगर मान लो यहाँ तुमने पॉजिटिव रखा, पॉजिटिव रिपेल कर जाएगा, और इसका रिपल्सन अगर बराबर नहीं होगा तो ये सिस्टम में चार्ज एडजस्ट नहीं कर पाएगा। एक और बात, अगर ये दोनों चार्ज एक ही नेचर के हैं, पॉजिटिव हैं, और ये एक ही मैग्नीट्यूड के होते तो तुम सेंटर में रखते तो तुम्हारा काम चल सकता था, क्योंकि ये दोनों रिपेल करके इसको इस तरफ ले जाता, ये दोनों रिपेल करके इसको इस तरफ, और सिस्टम बैलेंस हो जाता। लेकिन दोनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं हैं। इसका मतलब हमें एक पोजीशन होगा जो 1 मीटर का आधा, यानी 0.5 मीटर और 0.5 मीटर नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। यहां वो नोट भी बनाएंगे कि क्या मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा वो। चला जा, तो हम सोचते हैं लेट अ चार्ज Q, यानी चार्ज Q है, एक छोटा सा चार्ज स्मॉल Q ले लेते हैं, और जो कि ए डिस्टेंस, मान ले यहाँ पे एक चार्ज Q जो कि ए डिस्टेंस बड़े वाले सिस्टम से है, यानी बड़े वाले 4Q वाले चार्ज से ए डिस्टेंस पे। लेट अस चार्ज Q एट ए डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, लार्जर चार्ज। बस हो गया, लार्जर चार्ज। अब क्या कर, अब बता दूसरे वाले से कितना डिस्टेंस होगा? तो बेटा जी दूसरे वाले से डिस्टेंस होगा, इसका टोटल 1 था तो ये 1 माइनस ए हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब कुछ ना करें, यहां के बाद अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि इसका इस पे लगने वाला फोर्स इसका इसके लगने वाला फोर्स के बराबर होगा। यानी अगर फोर्स ऑन 2Q into Q इज इक्वल टू फोर्स ऑन इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑन Q and into 2Q, 4Q into Q इज इक्वल टू Q and 2Q। यहाँ 4Q है ना, इधर 4Q है, यानी फोर्स 4Q into Q इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q and 2Q। यानी इस पे लगने वाला फोर्स ऑब्वियस है, ये इसका फोर्स जो होगा, ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये इस तरफ होगा, और ये वाला जो होगा फोर्स इस तरफ होगा, और एक फोर्स इस तरफ होगा। और बेटा जी ये दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो फिर ये इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा ए का, वही इसका डिस्टेंस होगा। चलो देखो इसको, चलो ध्यान से। अब हम फोर्स ऑन 4Q into Q निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा जी? 1/4 पाई नॉट, एकदम सही, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज 4Q into Q अपॉन R कितना है बेटा जी? A स्क्वायर, यहाँ तक लिख दिया, इज इक्वल टू अब Q into 2Q का लिख 1/4 पाई नॉट, बिल्कुल सही, इनटू 2Q into Q अपॉन बेटा जी 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। हो गया। अब कुछ ना कर, जो भी कॉमन है उनको कट कर दें, ठीक है, और ये हो गया 4Q स्क्वायर और ये हो गया 2Q स्क्वायर। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, एक स्टेप यहाँ भी हो सकता है, 4Q स्क्वायर 4 into Q कर दे, कोई बात नहीं, अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into कैपिटल Q into स्मॉल Q अपॉन 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी टर्म कट जाएंगे, तो बचेगा बेटा जी 4/a स्क्वायर इज इक्वल टू 4/a स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत सही, 2/1 माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से तो ये भी कट सकता है, 2 से ये 2 टाइम्स कट सकता है, तो 2/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस ए का
होल स्क्वायर। इसको इस तरफ ले आ, इसको इस तरफ ले आ, तेरे को ए के टर्म्स में है, या अंडर रूट कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा जी अंडर रूट 2, इसको मैं रूट ले रहा हूँ दोनों साइड, अंडर रूट 2 अपॉन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 ही होता है, 1 अपॉन 1 माइनस ए। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, यानी रूट 2 माइनस रूट 2 ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अब कुछ ना, इसको इस तरफ ले जा, यानी रूट 2 इज इक्वल टू ए प्लस रूट 2 ए। यहाँ से ए कॉमन ले ले, यहाँ से ए कॉमन ले ले, और रूट 2 इज इक्वल टू ए कॉमन ले लिया, 1 प्लस रूट 2 अपॉन ए। तो यहाँ से ए निकल जाएगा, रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 2 होता है 1.414 होता है रूट 2 की वैल्यू, यानी बेटा जी 1 प्लस 1.414 ऊपर भी 1.414 अपॉन 1 प्लस यानी 2.414। एक छोटा सा कैलकुलेशन है, तुम आराम से निकाल सकते हो इसको, 2.4 भी ले सकते हो, 1/4 अपॉन 2.4 ले सकते हो। तो ए इज इक्वल टू आ गया बेटा जी 1.4 अपॉन 2.4, आंसर आ गया 0.58 मीटर। बेटा जी इसका मतलब हमें इस चार्ज से 0.58 मीटर डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, यानी 0.58 या 59 के आसपास आ रहा होगा, यानी ए इक्वल टू आ गया 0.58 मीटर। रुक जा, कुछ और सोच भी लेते हैं इसके लिए। देखो, यानी इधर से 0.58 मीटर और इस तरफ से कितना हो जाएगा बेटा जी, अगर तुम 1 में से 0.58 माइनस कर दो, यानी 0.6 ही माइनस कर दो, तो 0.42 हो जाएगा। 0.42 मीटर किसके नजदीक गया ये, इधर, क्योंकि इधर आया 0.42 मीटर। ध्यान से सुन बेटे जी, जितना ज्यादा पावरफुल चार्ज होता है उतना उससे दूर रहने पे इक्विलिब्रियम मेरे पास मिला रहता है। याद रखना, जितना पावरफुल चार्ज होता है उतनी दूर रहने पे हमसे मिला रहता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम मिलता है। ध्यान से ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, फोर्स के बेसिक थ्योरी को भी लेकर के ये सवाल आपको समझा रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, 2 balls 0.1 kg ईच हैविंग सेम चार्ज, यानी मास भी सेम और चार्ज भी सेम, ठीक है, आर कनेक्टेड बाय अ इंसुलेटिंग थ्रेड, यानी ये जो थ्रेड से कनेक्टेड है ये इंसुलेटिंग है, एज शोन इन द डायग्राम। ये डायग्राम में है। द चार्ज, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द ईच बॉल। ठीक है, ये पूरा सिस्टम ऐसे जब इस पोजीशन में है तो इक्विलिब्रियम में भी है, ये भी याद रखिएगा। ये पूरा सिस्टम ऐसा है, अगर दिया हो ना दिया हो, लेकिन इस सिस्टम को आपको इक्विलिब्रियम में लेके ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच बॉल। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस पे लगने वाले टोटल फोर्सेस का कैलकुलेशन हमें करना है। आपको याद है न्यूटन थर्ड लॉ, फ्री बॉडी डायग्राम। हम फ्री बॉडी डायग्राम यहां बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो mg नीचे लगेगा, एकदम सही, ठीक है। और इसके लिए यहां एक टेंशन रहेगा, टेंशन रहेगा, इधर भी एक टेंशन, इधर भी एक टेंशन रहेगा, दोनों के लिए वैसा ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेटा जी इस टेंशन के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक ये, अगर ये थीटा है तो अगर ये टेंशन है इधर टेंशन रहेगा, रोप है तो टेंशन है, आपको भी पता है। और इस टेंशन के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक हो जाएगा टी कॉस थीटा यानी कॉस 60, और ये क्योंकि इधर एंगल था तो ये, और ये जगह टी साइन 60। ये बिल्कुल बेसिक बात है जो 11 से आपको एकदम पता होगी। और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, क्यों? इसको फोर्स को, दुनिया में कोई फोर्स अकेला नहीं पैदा हुआ था, ये फोर्स वो होगा जो ये चार्ज इस चार्ज पे, मास के लिए नहीं, मास का तो कर दिया आपने, अब चार्ज का, ये चार्ज इस चार्ज पे लगा रहा होगा, जिसको आप कूलम फोर्स कहेंगे। बिल्कुल सही। सिमिलरली सेम आप यहां भी बना सकते हैं। मैं एक से चार्ज ऑन द ईच बॉल निकालना है तो मैं एक से निकालने की कोशिश करता हूं, और फिर जरूरत पड़ेगी तो दूसरे से भी देख लेंगे अगर हमें जरूरत पड़ी। 0.4 मीटर, 0.4 मीटर, और ये सब हमें डेटा देखे है 60 डिग्री। चलिए आइए हम इसके इक्वेशंस बनाते हैं बेटा जी। यानी पहला इक्वेशन हो गया टी साइन 60 इज इक्वल टू mg, और m कितना है 0.1 इंटू जी। 10 ले लेते हैं, एज्यूम कर लेता हूँ जी 10 है, मान लो एज्यूम कर लेता हूँ, तो बेटा जी हो गया ये एक इक्वेशन हो गया। 10 इंटू 0.1 यानी हो गया ये 1, एकदम क्लियर होगा। 10 इंटू 0.1। इक्वेशन 2 देखते हैं, ये तो हो गया इसका वर्टिकल समेशन 0 कर दिया, वर्टिकल समेशन 0, सब आपको ये याद होगा, ठीक है। अब हम दूसरा करते हैं, हॉरिजॉन्टल समेशन टू बी 0। आजा दूसरा हॉरिजॉन्टल समेशन टू बी 0, हॉरिजॉन्टल समेशन कूलम फोर्स इज इक्वल टू कूलम फोर्स, और ये टी कॉस थीटा, और ये दोनों इक्विलिब्रियम में है तो इसके बाद ये जाना नहीं है, तो टी कॉस 60 इज इक्वल टू
फोर्स ऑफ कूलम, ऐसा लिख के छोड़ देते हैं। इसकी वैल्यू बाद में हम डालेंगे 1/4 पाई नॉट करके, क्यू तो निकालना है हमें, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेते हैं। सबसे आसान काम है, इससे टी कट जाएगा क्योंकि हमारे अननोन कम जाएंगे। तो डिवाइडिंग, ध्यान से, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो t से t कट गया तो ये tan 60 इज इक्वल टू 1, यहां तो mg आपने 1 निकाल रखा है, 1/fc, और fc हमें पता नहीं है, और यही fc में हमें q मिलेगा, चार्ज ऑन द बॉल, चार्ज ऑन द बॉल हमें q मिल जाएगा। अच्छा, तो बेटे जी tan 60 की वैल्यू बाद में डाल लेंगे, वैसे √3 होती है, लिख दे, ये भी तेरे को पता है, इज इक्वल टू 1/fc, ठीक है। और fc की वैल्यू, ये ऐसा करते हैं, अगर कंफ्यूजन होता है तो fc इधर ले जा, क्योंकि fc की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 1/4 पाई नॉट इंटू q, और q सेम चार्ज है इसमें, और कनेक्टेड हैविंग सेम चार्ज, यानी q² अपॉन ये r कितना है बेटा जी 1/4 पाई नॉट q1 q2 बाई r², ये r कितना है 0.4 का स्क्वायर, इसको भी एकदम एज इट इज लिख ले, ठीक है, एज इट इज लिख ले। अब जरा देख कहाँ कहाँ क्या क्या ऊपर जाएगा, क्या क्या नीचे आएगा। √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई नॉट की वैल्यू थे 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ इंटू q², इधर नीचे ही रह जाएगा ये, और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ये 0. ये नीचे से था ना, ऊपर चला जाएगा 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से तो q की वैल्यू लिया, तो q² इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखना, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 0.4 मीटर है, q² इज इक्वल टू, यहाँ आ जा तो कितना हो जाएगा बेटा जी, देख तो 0.4 का स्क्वायर अपॉन 9 × 10⁹ इंटू √3, ठीक है। q, अच्छा ये 1 पहले से आके आपका 1 इंटू किया हुआ है तो 1 आके आपका, आपको पता है 1 ऊपर था ही, ठीक है। तो ये हो गया बेटा जी 0.44 जा 16, 16 अपॉन 9 × 10⁹ इंटू 1.732। सॉल्व कर ले इसको, और ज़्यादा कोई डाउट नहीं है, ये 9 से ऊपर चला जाएगा तो ये -9 हो जाएगा, और 1.7 × 9 अपॉन 0.16, ये ज़्यादा दिक्कत देगी नहीं तेरे को। यहाँ तो ये काम कर सकता है, ये 0.16 और 0.17 मुझे एकदम बहुत चिपके चिपके से वैल्यूज़ लग रहे हैं, तो यहाँ से मैं इसको, तो मेरे पास अगर कैलकुलेटर नहीं होता तो मैं तो यही काम करता कि यहाँ से मैं इसको लेके जाता, आंसर करता। वैसे मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं आंसर कैलकुलेट करके आपको बता दे रहा हूँ, तब तक आप ट्राई करिए। q² आ गया 1 × 10⁻⁻11, ये आ गया 1.0 तो कुछ तो आ रहा है, और q इक्वल टू हो गया √1 × 10⁻11, √1 से 11 गया, √1 का तो 1 ही हो जाएगा, और 10⁻11 का रूट आ जाएगा, वो आप चेक कर लेंगे। ये ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन तो था नहीं, अपॉन 1/10 कर लेना इसको, अगर 10 में 5 होगा तो आसानी से आंसर कर देगा ये। तो q इक्वल टू ये आ गया आंसर तुम्हारा, ये है q का आंसर, एकदम ध्यान से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है। बेटा जी ये सवाल है, 2 identical sphere are suspended by a string, वही लास्ट टाइम की तरह इंसुलेटेड ही होगा, as shown in the diagram, ठीक है। यहां तक तो पिछले सवाल की तरह ही है, और यहां हम सब कुछ निकाल सकते हैं। द सेम सेटअप इज पुट इन अ लिक्विड, यानी ये सेम सेटअप किसी लिक्विड में डाल दिया गया है, ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप बोल सकते हैं 0.8 हो गया तो काफ़ी कम है, ये 800 वाला होगा, ठीक है, 800 kg पर मीटर क्यूब वाला होगा ये। बट द सिस्टम रिमेनिंग सेम कंडीशन, मतलब इसको आपने लिक्विड में भी डाल दिया तो भी सिस्टम सेम कंडीशन में रह रहा है। फिर फाइंड द, निकालना क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। याद आया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सवाल, हर सवाल जो हमने बनाया था अभी तक, इन सब को निचोड़ करके सिंगल सवाल में देने की कोशिश की है। वैसे ये चाहिए एडवांस का भी सवाल है, ध्यान से। तो सबसे पहले तो हम अपने पिछले सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं जहां हमें सारा कुछ समझता था। यहां एक टेंशन था, ठीक है, और ये टेंशन के 2 कंपोनेंट थे। ये एक, इसके कारण इसका फोर्स इस तरफ कूलम फोर्स था, और
और ये टेंशन के दो कंपोनेंट, ये 30 है तो ये छोटा वाला एंगल हो जाएगा, ये 30 है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना ले थीटा छोटा सा, और ये 90 30 तो ये आधा 15 तो ये थीटा हो जाएगा, तो चाहे तो ये, नहीं तो यहाँ से यहाँ सीधा कर दे और ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, यानी टी कॉस थीटा, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, ये 15 डिग्री है होगा और ये 15 ही डिग्री होगा, मुझे 15 डिग्री की वैल्यू भी नहीं पता और ज़रूरत भी नहीं है, इक्वल टू mg, और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। पिछली बार से मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने पिछली बार थीटा इधर लिया था, इस बार मैंने थीटा इस तरफ ले लिया है, ठीक है। तो जरा हम पहले इसका इक्वेशन बना लेते हैं पिछली बार की तरह। तो बेटा ये हो गया टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है, ये हो गया। अब हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं, और डिवाइड करके हम पिछले कंडीशन तक तो पहुंच ही जाते हैं। तो हो गया tan थीटा इज इक्वल टू एफ सी बाई एम जी। ये तो तब कंडीशन है, तब ये एंगल है जब ये सब कुछ हवा में है। अब इस सेटअप को तुमने डाल दिया है किसी लिक्विड में, ठीक है। अब पहले हमको एक बात बता, ये सेटअप डाला लिक्विड में तो एंगल चेंज हुआ? नहीं हुआ, यानी हम लिक्विड में भी यही tan थीटा यूज कर पाएंगे। इसने लिखा है द सिस्टम रिमेन इन सेम कंडीशन। इस चीज को अभी याद रखिएगा, बाद में जरूरत आएगी। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, तो पहले तो डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला एक बार डिफाइन याद कर लेते हैं। K इज इक्वल टू होता था एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, बिल्कुल याद होगा। K इक्वल टू था एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, एकदम सही सही याद है आपको। तो अब जरा देख, तो अब मुझे एफ एयर तो यहां से मिल जाएगा और एफ मीडियम हमें निकालना पड़ेगा, फोर्स इन मीडियम निकालना पड़ेगा। इसी सेम कंडीशंस के साथ साथ हमें फोर्स इन मीडियम निकालना पड़ेगा। तो ज़रा फोर्स इन मीडियम निकालने का देखते हैं क्या होगा, ठीक है, वही कोशिश करते हैं। तो ये हमारा हो गया के निकालने के लिए हम फाइनल इक्वेशन में यूज करेंगे इसको। चला जा, अब आओ और थोड़ा और इसको सोचते हैं। जब ये पानी में गया तो इसका थीटा सेम रह गया, ये भी बात एकदम तुम एग्री करते हो। लेकिन इसका जो फोर्स है mg है, mg ये मास, क्या ये मास सेकेंड इक्वेशन में ये क्या मास mg ही रह जाएगा? जब तुम पानी में जाते हो तो तुमको पानी एक थ्रस्ट देता है ऊपर करने के लिए, याद आया प्रेशर का वो, तो तुम्हारा वेट पानी में घटना शुरू हो जाता है जैसे जैसे तुम इमर्स होना शुरू हो जाते हो, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा आपने स्टोक्स थ्योरम में भी समझा होगा। तो वेट घटना शुरू हो जाता है और तुम जैसे इमर्स होते हो। तो जब ये पानी में गया तो क्या मास सेम रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और कूलम फोर्स में तो 1/4π0 कांस्टेंट ही होता है, Q कांस्टेंट ही होता है, तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा और r² तो कांस्टेंट होता है। दिक्कत आएगी T कॉस के लिए। तो इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जो हमने ड्रॉप किया, तो यहां के लिए क्वेश्चन लिख। अब लिख T साइन थीटा, क्योंकि वो थीटा सेम रहेगा, पता है तेरे को, इज इक्वल टू एफ सी, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम डैश जी, ठीक है। अब ये एम डैश कितना होगा ये सोचना पड़ेगा तेरे को कि एम डैश कितना होगा। एम डैश जी कितना हो गया? एपरेंट वेट। अब ये जो एपरेंट वेट है एम डैश जी, वो क्या होगा? ओरिजिनल वेट यानी जो पहले था और माइनस थ्रस्ट, बिल्कुल सही, थ्रस्ट यही होता है, हमने पहले से जानते हैं, क्योंकि हमारा वजन तो पानी में जाने से घटना है ना, ठीक है। तो एम डैश जी इज इक्वल टू एम जी, तो एम जी रह जाएगा। थ्रस्ट भी एक फोर्स होता है, यानी एम जी इसके टर्म्स में भी चाहिए। हमने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, पढ़ा है, ठीक है। तो अगर मैं डेंसिटी कौन, अब फोर्स कौन लगा रहा था, यानी मास इज इक्वल टू क्या? रो इनटू वॉल्यूम, ठीक है। रो किसका? रो मीडियम का। लेकिन किस पे ये थ्रस्ट लगा रहा है?
थ्रस्ट किस पे लगा रहा है? इस बॉल पे। और जब इस बॉल पे थ्रस्ट लगा रहा है तो वॉल्यूम किसका? बॉल का। यानी अगर मैं यहां लिखूं तो m में रो मीडियम का और वॉल्यूम ऑफ बॉल। अब जरा वॉल्यूम ऑफ बॉल भी हमें निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम, फिर से यही फॉर्मूला लगा देते हैं। इसकी मटेरियल की डेंसिटी को मैंने सिग्मा से डिनोट कर दिया है। तो बेटा जी यानी मास इज इक्वल टू, पहले तो मैं यहां रो इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉल इनटू जी, ये लिख देता हूं एक स्टेप, अगर बच्चों को ना समझ रहा हो तो इसके लिए। अच्छा फिर से ये m डैश जी के लिए देख, एम जी माइनस रो। अब वॉल्यूम ऑफ बॉल कैसे निकलेगा? अच्छा वॉल्यूम ऑफ बॉल निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉल निकालने के लिए फिर हम वही डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। डेंसिटी सिग्मा, इसका सिग्मा, बॉल की डेंसिटी को हम सिग्मा बोल रहे हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू मास ऑफ बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉल। बहुत बढ़िया, मास ऑफ बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉल। तो कर दे यहां पे रो की जगह रो छोड़ दे और वॉल्यूम ऑफ बॉल की जगह कर दे मास ऑफ बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉल, वॉल्यूम ऑफ बॉल। ठीक है। अच्छा हमें तो ये चाहिए ना, वॉल्यूम चाहिए ना, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन सिग्मा ऑफ बॉल यानी डेंसिटी ऑफ बॉल इनटू जी। एकदम क्लियर कट इसको समझ ले। अब देख यहाँ मास ऑफ द बॉल ये भी है और मास ऑफ द बॉल ये भी है, मास ऑफ द बॉल ये भी है और मास ऑफ द बॉल ये भी है। ध्यान से समझ ले। ये आपको ना स्टोक्स थ्योरम में, है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉल, ये आपको स्टोक्स थ्योरम में भी दिखता है। मैं बोल भी रहा हूँ ये स्टोक्स थ्योरम में भी दिखता है। ये स्टोक्स थ्योरम का भी बेसिक ऐसे ही चलता है, ध्यान होगा आपको। ठीक है, चला जा। अब मेरे पास, अब मैं इसको भी डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ भी एक tan थीटा आएगा क्योंकि एंगल सेम बोला है इसने, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा FC अपॉन कूलम फोर्स अपॉन, चला जा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? m डैश जी, और m डैश जी मास ऑफ बॉल इंटू जी माइनस रो इंटू मास ऑफ बॉल इंटू जी अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉल। ठीक है, ये हो गया एक। अब मुझे ये बोर्ड थोड़ा रफ करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अपने पास है, ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 आ गया। tan थीटा इक्वेट करेंगे और फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं, और ये इक्वेट होके आंसर करेंगे। इसको मैं बोर्ड रफ कर रहा हूँ। तो ये tan थीटा 1 और 2 वाले को इक्वेट कर दे, इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये दोनों tan थीटा आ जाएंगे, इक्वेट कर देते हैं इसको। तो FC/mg इज इक्वल टू FC बाई mg कॉमन निकल सकता है यहाँ से, और हो जाएगा ये 1 माइनस कितना है, रो लिक्विड बाई सिग्मा बॉल। ये हो जाएगा तेरा यहाँ से FCmg कट गया, तो ये आ गया बिल्कुल भी यहाँ पे। और बेटा जी ये दोनों, ये एक तरह से हो गया K इन एयर और ये हो गया K इन मीडियम। यहाँ से सीधा सीधा K की वैल्यू तुमको मिल जाएगी, कुछ नहीं है। ये F इन फोर्स इन एयर हो गया, ये पूरा सिस्टम फोर्स इन एयर का था। मान ले फोर्स अपॉन mg था, तो ये पूरा सिस्टम फोर्स इन एयर का था। यहाँ से FC कर ले, और यहाँ फोर्स इन मीडियम, यहाँ से सीधा फोर्स इन मीडियम ले ले, यहाँ से K की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी तेरे को। तो बेटा जी 1/1 माइनस रो ऑफ लिक्विड, लिक्विड का रो था मेरे हिसाब से 0.8 और इसका था 1.6, ऐसा ही दिया था जहाँ तक मुझे याद है। और बेटा जी K इज इक्वल टू 1/1 माइनस, तो ये 0.8 यानी 1/1/2, तो ये हो गया K इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 यानी 1 माइनस 1/2 यानी 0.5 हो गया, तो ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, यानी K इज इक्वल टू 2 हो गया। आपको समझ गया होगा ये इक्वेशन कहाँ से आया। इस टोटल को मैंने बोल दिया, ये टोटल जो है FC, ये पूरा फोर्स यानी tan थीटा इंटू mg हो जाता, और ये FC, ये FC इन लिक्विड हो जाता। तो बेटा जी ये हो जाता है tan थीटा इंटू mg, इस tan थीटा इंटू mg और इस tan थीटा इंटू mg को इक्वेट कर दे। यहाँ से एक में एक को F एयर एक मीडियम बोलूँगा, K आ जाएगा। ईजिली समझ में आ गया होगा ये आपको। ये हो गया K इक्वल टू 2। बेटा जी ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स, कूलम्ब लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमने अभी तक कंटिन्यूअस चार्ज को नहीं देखा है, हमने सिर्फ अभी क्वांटाइज किया हुआ है चार्ज को, और पढ़ेंगे वहां पे इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
आप लोग ऐसे ही वीडियो देख के लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कंटिन्यूअस वीडियो डालता रहूँगा, मैं पहले भी कह रहा हूँ। आप लोगों का कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, कमेंट ऐसे ही करते रहिए। और अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी पूछ सकते हैं, मैं नंबर भी अपना दे रखा है मैंने। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।